नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से रेवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस नए प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यार, हमारे जो राजस्थान में मुख्य रूप से दो एग्जाम होते हैं, एक आरएस का और एक एसआई का। इन एग्जामों में आरएस में तो स्पेशल मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, और एसआई में सिर्फ इंटरव्यू की बात करते हैं। तो वहां पे इस प्रकार के मुद्दों के बारे में हमें पूछा जाता है। तो हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसमें हम महीने में सिर्फ 2-3 इशू लेंगे। आ, उसमें हम क्या करेंगे, 10-15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम किसी महत्वपूर्ण इशू के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 101%, मैं कह रहा हूँ 100% को टकराने वाला है। तो इसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है हमारे कुश्ती चैंपियनशिप जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में जो एक पॉक्सो एक्ट 2012 का और एक कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 है। इन दो अधिनियमों की धारा लगी है। ठीक है। और उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो क्या ये मुद्दा है, किस प्रकार ये धारा काम करेगी, ठीक है, केस की वर्तमान स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पहले के पुराने डिसीजन क्या है। ठीक है। आपसे जब भी इसके बारे में संदर्भ पूछा जाएगा तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे रखेंगे। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी स्टूडेंट से आप आगे ही खड़े होंगे। ठीक है। अग्रिम पंक्ति में ही आप होंगे क्योंकि इतनी जानकारी किसी के पास होगी नहीं। और ये जो आर्टिकल है मैंने द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से उठाया है। आर के विज साहब करके हैं, आर के विज जो है वो इन संदर्भों में आर्टिकल लिखते रहते हैं। ठीक है। तो बहुत ही गहन विश्लेषण के साथ वो लिखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। उसमें सबसे पहले हमने मुद्दा देख लिया है कि पॉक्सो अधिनियम और साथ ही यौन उत्पीड़न वाला जो अधिनियम है इसके आधार पर धारा लगी है। अब हमें यह देखना है कि केस की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। केस की वर्तमान स्थिति देखें हैं उससे पहले हम ये देखें कि इसमें पॉक्सो की धारा लगी है 8, 10 और 12। और जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ उसमें आईपीसी की धारा काम करती है, इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी। तो यहाँ पे आईपीसी की धारा 354 लगी है। ठीक है। और इसी पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब प्रावधान क्या कहते हैं, प्रावधान के अनुसार किसी भी अपराधी को अगर 7 साल की सजा सुनाई जाती है, ठीक है, सुनाई गई है, सुनाई गई है, ठीक है, 7 साल की सजा सुनाई गई है किसी भी व्यक्ति को। अब कंडीशन क्या बन रही है, 7 साल की सजा सुनाई गई है, तब क्या होगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन 41 क्या कहता है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, गौर कीजिएगा। जो हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 41 है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है। मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को अगर 7 साल तक की सजा हो रही है उससे कम हो रही है, लेस देन 7 हो रही है, ठीक है, तो व्यक्ति को गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है। ये कौन सा सेक्शन कह रहा है, सेक्शन कह रहा है सीआरपीसी का सेक्शन 41। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो इस आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है। अब आपको बात समझ में आई होगी कि जो सीआरपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा जो है ये वाली, इन आधारों पर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। सेक्शन जो 41 है सीआरपीसी का, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से कम की सजा होती है तो उसे गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पे एक और केस आया और उस केस का नाम है अरणेश कुमार बनाम बिहार राज्य। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, अरणेश कुमार बनाम बिहार राज्य। ये आर के विज साहब ने मेंशन किए हुए हैं सारे केस, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अरणेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस में ये कहा गया कि कोई अपराधी भले ही वो 7 साल से कम की सजा पाया हो या उसमें कन्विक्ट हुआ हो। अभी देखो, सजा पाना और कन्विक्ट होना, ठीक है, और सस्पेक्ट, ये चीजें जो होती है अभी तक अपराध घोषित नहीं हुआ है। तो 7 साल की सजा मतलब उस धाराओं के आधार पर बन रही है उनके, तो भी अगर वो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, ठीक है, प्रभावशाली अगर कोई व्यक्ति है ना, प्रभावशाली, तो प्रभावशाली होना
और साथ ही प्रभावशालीता के साथ क्या हो जाएगा, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। सबूतों के साथ क्या कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। इस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस में कहा गया था कि ऐसी शंका है कि वो व्यक्ति जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो उसको गिरफ्तार कर लीजिए आप। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इस आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये, देखो राय आप अपनी बनाएंगे, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात जो है हमारे सामने, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने निर्णय में जो बताए हैं, तो वो डिसीजन क्या है या निर्णय क्या है। तो एक पहला केस आता ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद है, जो है वाद है, ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश। इसमें ये कहा गया कि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी की धारा जो है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो धारा ये बोल रहे हैं, आईपीसी की धारा, उसमें ये बोल रहे हैं कि यार एक धारा 154 जो है, उसमें अगर किसी पे प्राथमिकी दर्ज हुई है, ठीक है, मतलब ये कहाँ गया इसमें, ललिता कुमारी जो केस है उत्तर प्रदेश वाला, इसमें आप संश्लिष्ट रूप में आप समझ लीजिए आसानी से कि यदि जो धारा 154 के तहत आप पे केस फाइल हुआ है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में, सीआरपीसी में अंडर में धारा 154 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति पे अगर कोई संज्ञेय अपराध के आरोप लगे हैं और धारा 154 में केस हुआ है, तो ललिता कुमारी वाला जो केस है वर्सेस उत्तर प्रदेश, उसमें ये कहा कि आपको एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य है, तभी आप एक जांच को बेहतर रूप में कर सकते हैं किसी अपराध की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में ये एक डिसीजन सामने आया हमारे कि यार कम से कम आपको प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया किसी केस में, किसी केस में जब धारा 154 के आधार पर एलिगेशन लगे हो, तो उसमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी आपको। बात समझ में आई आपको? एक केस ये था। दूसरा केस हम बात करें तो सेल्वी वर्सेस कर्नाटक जो राज्य है, सेल्वी केस, कर्नाटक राज्य। अब यहाँ पे अलग अलग विचारधारा आई थी, शायद आपको पता हो, आपने सुना हो, तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो और साथ में खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट करवाओ। तो मुझे बताओ, विक्टिम पर क्या नार्को टेस्ट किया जा सकता है? तो नहीं कहना है, नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि सेल्वी वर्सेस जो कर्नाटक केस है, उसमें ये कहा गया कि जो नार्को टेस्ट होता है ना, वो आज तक केवल गवाह पर ही किया जाता है, केवल गवाह और साथ ही अपराधी, कन्विक्ट है या जो अभियुक्त है, इन दोनों पर ही होता है। ठीक है, विक्टिम पर नहीं, यानी जिसने ये झेला है, जैसे खिलाड़ी है, उन्होंने का उनका यौन शोषण हुआ है, उन्होंने आरोप लगाए हैं, कम से कम इतनी तो, ये संवेदनशील इशू है, इतना तो आपको मान के चलना पड़ेगा। हाँ, और इन केस में इन जो मैं बता देता हूँ आपको कि यौन उत्पीड़न का जो अधिनियम है, उसमें मान के चला जाता है कि उनके साथ ये हुआ है। समझ रहे बात? तो विक्टिम पर तो नार्को टेस्ट होगा ही नहीं। तो ये सेल्वी केस था एक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू ये भी खड़ा हुआ कि इस जांच में जो अनावश्यक देरी हो रही है, इस देरी के कारण क्या नुकसान होंगे, क्या इसके ड्रॉबैक रहे जो हैं, उसी वजह से क्या कॉन्स होंगे या कुछ क्या हानियां होगी, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, यदि पोक्सो अधिनियम के अंडर में किसी व्यक्ति को 10 साल या उससे कम की सजा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, तो जांच प्रक्रिया जो है, जांच प्रक्रिया, वो गिरफ्तारी के बाद, बहुत ही की पॉइंट है, लेकिन ध्यान रख लेना इसको, ध्यान नहीं रखना कि जांच प्रक्रिया गिरफ्तारी के बाद 60 दिन के भीतर होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के डिसीजन और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो दिल्ली पुलिस है, उसने इस प्रक्रिया को 60 दिन के भीतर निपटाया नहीं। ठीक है, और निपटा लेना चाहिए था। अब इस नहीं निपटाने के कारण या फिर इसमें राजनीतिक जो उठापटक है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 दिन के भीतर अगर ये काम हो जाता, तो या हो जाए, तो उसमें फायदा क्या होता है? उसमें ये फायदा होता है कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होता है ना,
उसको जमानत या बेल के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर 60 दिन के भीतर वो केस कंप्लीट नहीं हुआ तो जमानत के आधार पर व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। यानी अगर आपने 60 दिन में वो केस पूरा कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जमानत पर नहीं छोड़ सकता, नहीं जा सकता। और 60 दिन में अगर ये कंप्लीशन नहीं हुआ तो जमानत पर जा सकता है। अब एक बार वापस हम संश्लिष्ट इसको समराइज कर रहे हैं। समराइज फॉर्म में ये है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अ, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, ठीक है, अ, बात कर लेते हैं। अ, ब्रज जो ब्रजभूषण है, ठीक है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह पर पोक्सो लगा है एक तो, ठीक है, 2012। और एक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ठीक है, 2013। इन दोनों की धाराएं लगी हैं, ठीक है। अब उसके रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने डिसीजन है, ठीक है, उसको भी हमने डिस्कस किया। किस प्रकार जो सेल्वी वर्सेस कर्नाटक केस है वो, और ललिता कुमारी केस, दो हमने केस देखे यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसमें हमने एक तो देखा सेल्वी कर्नाटक वाला जो केस है वो, और एक ललिता कुमारी है यूपी वाला जो केस है। और इन दोनों केस में हम क्या समझ पाए कि जो ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश जो केस है उसमें हमने एक बात की कि अगर धारा 154 सीआरपीसी की धारा 154 के तहत केस फाइल होता है, या ऐसी धारा या ऐसा एलिगेशन लगे हैं कि उसमें धारा 154 लग रही है, तो व्यक्ति पर क्या हो जाएगी, एफआईआर जरूर होगी, या एफआईआर करना अनिवार्य कर दिया इस डिसीजन के माध्यम से। वहीं सेल्वी वर्सेस जो कर्नाटक केस था उसमें हमने क्या कहा कि नार्को टेस्ट, ये नार्को टेस्ट की बात जो आई थी वो सेल्वी कर्नाटक वाले केस में आई थी। और इसमें ये कहा गया था कि नार्को टेस्ट किस पे होता है, एक तो सस्पेक्ट पे होता है और एक गवाह पे होता है, ठीक है। इस पे नहीं किया जा सकता, तो ये भोगी पर नहीं किया जा सकता, या हम इसे कहें तो जिसने अपराध को झेला है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ये नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई आपको? ये दो बातें हमने की थी। और तीसरी बात हमने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये भी की थी कि यार किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे कम की सजा मिल रही है तो उसे गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है। ये जो है सीआरपीसी का सेक्शन 41, सीआरपीसी का सेक्शन 41 कह रहा है कि गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है जब 7 साल या उससे कम की सजा हो। लेकिन यहाँ पे एक पेच और था, वो पेच ये था कि भैया गिरफ्तारी आप कर सकते हो जब ऐसा आप लगता है कि वो छेड़छाड़ कर सकता है सबूतों के साथ। और ब्रजभूषण शरण सिंह तो आप जानते हैं प्रभावी इंसान ही है, प्रभावशीलता उसकी देखो कि वो मीडिया में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं वापिस, जब उनपे ऐसे एलिगेशन लगे हैं, कम से कम मीडिया में नहीं आना चाहिए उनको, वो कर रहे हैं। तो छेड़छाड़ वो कर सकता है, तो मेरे हिसाब से गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, इन प्रकरणों हमने पढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस संपादकीय का संश्लेषण था जो आपको मैंने परोसा है, और बिल्कुल हलवा है ये। इसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और पीडीएफ को मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, इवोल्यूशन आरएस करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक ये इशू आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मुद्दे की बात में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।